हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छा कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो भी मुझे पता है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो लास्ट वीडियो मैंने जिस एंड पे छोड़ा था, जब हम स्टिचेस निकलवाने डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो उसके बाद काफ़ी हम अपसेट हो गए थे। हालांकि दो चीज़ें हुई थी, एक अच्छी चीज़ भी हुई थी और एक अपसेटिंग न्यूज़ भी मिला था हमें। तो अच्छी चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगी। अच्छी चीज़ ये हुई थी कि जो मेरी सर्जरी हुई थी और उस दिन फाइब्रॉइड जो निकलने के बाद टेस्टिंग के लिए गया था, तो उसको चेक किया जाता है कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन कैंसरस ही होता है, बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि कैंसरस हो। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के केस में कि वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो मेरा रिजल्ट नॉन कैंसरस था एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और दूसरी चीज़ जो हमें अपसेट की थी, जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग था, वो ये था कि डॉक्टर वाज नॉट क्लियर कि उन्होंने बोला कि आपका सर्जरी जो था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इंटेस्टाइन में आपका जो फाइब्रॉइड था वो उलझ गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ नहीं दिख पा रहा था, बहुत कुछ विजिबल नहीं था उनको क्लियरली कि मेरा जो फिलिपियन ट्यूब है वो बंद है, वो चिपक गया है या बंद है, वो क्लियर नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ का जो क्लियर चिट अभी नहीं दिया है। वो आफ्टर 3 मंथ्स मेरी एक टेस्ट होगी, जिसके थ्रू मुझे ये पता चलेगा कि मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के थ्रू ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो खैर, 3 महीने बाद की चीज़ें के लिए अभी क्यों टेंशन लेना, है ना। तो अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि फाइब्रॉइड एग्जैक्टली है क्या, फाइब्रॉइड के सिम्टम्स क्या क्या हैं, फाइब्रॉइड के हर एक केस में सिम्टम नज़र आते हैं नहीं आते हैं, क्या पीरियड्स पेन हमेशा फाइब्रॉइड की निशानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी जानकारी जो मैं आपको दे चुकी हूँ मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूँगी। आप चाहें तो मेरे पिछले ब्लॉग्स वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। मैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ था अक्टूबर 2025। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सर्जरी जनवरी में क्यों कराई। तो उसका ये रीज़न है कि दिसंबर में मेरे भैया की शादी थी, तो मैं बीच में अपना ट्रीटमेंट को लेकर ये नहीं होना चाहती थी कि मुझे ये आराम से कराना था और पुणे में आकर कराना था, और मेरे भैया की शादी पटना में थी। तो ये एक रीज़न था। वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि ये एक स्लो ग्रो डिजीज़ है, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता है। अगर आपको इतना बड़ा हुआ है तो काफ़ी सालों लगे होंगे उसमें, ये ग्रो होने में। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला वो आपका टेक है, आप कब कराना चाहते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट तुरंत पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल भी इसकी ट्रीटमेंट तुरंत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्लो ग्रो डिजीज़ है। तो आपको 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड है इसके। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं 2 से 3 साल वेट करूँ इसकी सर्जरी के लिए। और मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे इस चीज़ को लेकर के कि इसको डिले करना सही रहेगा या नहीं, सर्जरी को डिले करना सही रहेगा नहीं। तो हमने तो इंस्टेंट कराया है। बट आपके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस है और आप डॉक्टर से पूछ कर ही ये करें कि ये सेफ़ है या नहीं है, इसको हम थोड़े दिन तक डिले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सर्जरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को मेडिसिन एंड इंजेक्शन से भी फाइब्रॉइड ठीक हुए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इस सर्जरी के थ्रू हॉस्पिटल में। तो 11 जनवरी को मैं एडमिट हुई थी लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन में। एंड 12 जनवरी को मेरी सर्जरी होनी थी, तो उन्होंने एक दिन पहले ही मुझे एडमिट कराया था, ताकि मैं ऑब्जर्वेशन में रहूँ उनके। एंड 12 जनवरी को मेरी सर्जरी थी। तो ये सुनना आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हुआ। वो एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे लिए काफ़ी पेनफुल रहा। सर्जरी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दे रखे होते हैं वो लोग, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो बट जो एंग्जाइटी होता है, जो प्री सर्जरी आपको एंग्जाइटी होती है कि क्या होगा कैसे होगा, वो काफ़ी बेचैन करता है इंसान को। तो वो मेरे लिए भी ट्रॉमेटिक था थोड़ा। तो मैं 2 घंटे जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बेड पे थी, और वो अकेली थी, आपके साथ कोई फैमिली नहीं होती है उस टाइम पे। तो काफ़ी ये होता है, डिस्टर्बिंग होता है वो पल हमारे लिए। बट
तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी क्या एक्सपीरियंस किया। मुझे पता है हर एक लोगों का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी-अपनी जर्नी होती है ट्रीटमेंट की। तो मैं वही शेयर करूँगी जो मैंने फ़ील किया। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्रीटमेंट करा चुके हैं हुए होंगे या फिर कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो जब मुझे प्री ऑपरेशन रूम में रखा गया था फॉर 2 आवर्स, तो जैसा कि मैंने बताया वो काफ़ी एंग्जायटी वाला पल था कि बहुत बेचैन थी मैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और आपके पास कोई फैमिली नहीं होती है उस टाइम पे, तो आपको अकेले वहाँ पे रखा जाता है कुछ पेशेंट्स के साथ। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, ओटी में शिफ्ट किया जाता है सर्जरी के लिए। तो ड्यूरिंग सर्जरी आपको तो कुछ फ़ील नहीं होता क्योंकि आप एनेस्थेटिक होते हो, एनेस्थीसिया दे रखते हैं आपको। तो जब मैं निकली आफ्टर सर्जरी, जब मुझे होश आया, तो उसके बाद तो आपको थोड़ा डिज़ीनेस फ़ील होता है, थोड़ा वो नेचुरल है, वो आपको डिज़ीनेस फ़ील होगा ही। तो उसके बाद आपको शिफ्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए रिकवरी रूम में रखेंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे आप कैसा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट करा देंगे। तो जो मैंने सर्जरी वाली रात को एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि अ, मेरे केस में मुझे जो स्टिचेस लगे थे या जो ऑपरेशन हुआ था उससे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। मैं उसको बेयर कर ले रही थी, बट मुझे जो गैस फ़ॉर्म हो रहा था, और शायद पता नहीं सब लोग कैसे एक्सपीरियंस करते होंगे, मुझे मुझे जो हुआ मैं वो बता रही हूँ कि काफ़ी गैस फ़ॉर्म हुआ था और वो एकदम छाती पे ऐसे चढ़ जाता था, तो एकदम आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लाइक वो आपको चोक करता है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सर्जरी में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कट्स कितने होते हैं, 4 कट्स होते हैं और वो यहाँ पे होते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे नाभि के पास। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ एंड एक यहाँ, ऐसे 4 होते हैं लाइक मून। तो वो इतना पेनफुल नहीं था मेरे लिए जितना पेनफुल वो गैस ये करना, क्योंकि आपकी गैस रिलीज़ नहीं होती है और मोशन रिलीज़ नहीं होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी अनकम्फर्टनेस रहता है आपके अंदर। आप बहुत ही अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हो, सिर्फ अनकम्फर्टेबल ही नहीं है, बहुत ही पेनफुल रहता है वो सिचुएशन, क्योंकि आपका जब तक गैस रिलीज़ नहीं होगा आप अच्छा फ़ील नहीं करोगे। तो डॉक्टर्स आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं बार-बार, या नर्सेस ऑब्ज़र्व करती रहती है कि आपका गैस रिलीज़ हो रहा है या नहीं। स्टूल पास तो 2 दिन तक होगा भी नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप कुछ खाओगे आपका सब कुछ सक करके निकाल लेते हैं वो, लाइक एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल रहा। फर्स्ट नाइट बहुत पेनफुल था, और रात भर आपको ऑब्ज़र्व करेंगे वो, टाइम टू टाइम आते रहेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आपको सलाइन लगी रहेगी, तो ये चलता रहेगा। और विदिन 6 आवर्स आपके सर्जरी को 6 घंटे भी होने के बाद ही आपको फिर डॉक्टर बोलेंगे कि आपको चलना है, थोड़ा बहुत मूव करना है, ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहना है। तो ये चीज़ है कि आपको करनी होगी। आप जितना ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ ये करोगे, कोऑपरेट करोगे, वो उतना जल्दी आप रिकवर करोगे। तो मैंने तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज लिया था। 12th को मेरी सर्जरी हुई थी और 14 को मैंने डिस्चार्ज ले लिया था। 14 को मेरा स्टूल पास भी हो गया था, क्योंकि मैं अगले दिन, डॉक्टर ने फर्स्ट डे तो बोला था कि सॉफ्ट फूड ही खाना है, लाइक खिचड़ी, दाल चावल सिंपल, और उसके अगले दिन बोला था पूरा डाइट लेना है बट स्पाइसी नहीं लेना, मैदा नहीं खाना है। तो जब अगले दिन मैंने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब मैंने फुल डाइट लिया, तो मेरा स्टूल पास नॉर्मली हो गया था। अगर आपको नॉर्मली नहीं होता है, इन दैट केस डॉक्टर्स आपको स्टूल पास करने की दवाई देते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, बट आपको नेचुरली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस फाइब्रॉइड यूट्रस के केस में। और मैं सर्जरी तो मेरी अच्छे से हो गई है, नो डाउट, बट आगे क्या होगा मेरी प्रेगनेंसी में, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं नहीं आते हैं, ये आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चलता रहेगा क्या है, क्योंकि अभी फॉलोअप्स चलते रहेंगे डॉक्टर के। आफ्टर 1 मंथ मुझे मिलना है, आफ्टर 3 मंथ्स मुझे वो ट्यूब का वो प्रोसेस करके वो बताएंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस फाइब्रॉइड को लेकर के। आप मेरे ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3 एंड ब्लॉग 4 देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जो जितना मुझे पता था उतना तो पता चल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी गायनेक के साथ कनेक्ट करूँ। आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए, आप लोगों के कुछ ये रहेंगे, कमेंट्स आते हैं कि मुझे उनके थ्रू डायरेक्टली जानना है, तो मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ के लिए।
एंड अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग सर्जरी, क्या क्या कंसेंट फॉर्म उनको साइन करने पड़े, वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी सारी एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। एंड आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।